साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर और डायरेक्टर, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, एक बार पुनः शिक्षा मनोविज्ञान की इकाइयों की एक विस्तृत चर्चा की श्रृंखला लेते हुए एक बार पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। और पिछली चर्चाओं में हमने विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण दिया है, उन वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए एक जो सामान्यीकृत व्यवस्था है, उसी श्रृंखला में शिशुवावस्था और बाल्यावस्था क्या होती है, क्या उसका आयु वर्ग होता है, क्या उसकी विकासात्मक विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की शिक्षा हमें विद्यालय में प्रदान करनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वो चर्चाएं की थी। और आज एक महत्वपूर्ण अवस्था जो बालक के, ये कह सकते हैं कि विकास की चरम की स्थिति में है, जिसको हमने किशोरावस्था के रूप में समझा है, जाना है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसकी विकासात्मक अवस्थाओं की बात करेंगे, किस तरह की शिक्षा बालक को प्रदान करनी चाहिए, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, सामान्यीकृत रूप से इसे 12 से 18 वर्ष की अवस्था के रूप में माना गया है। केवल एक काल्पनिक ही ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने किशोरावस्था का काल सबसे लंबा बताया है, वह है 12 से 21 वर्ष। लेकिन बाकी सभी अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इसे 12 से 18 के रूप में ही बताया है। इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष का काल है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंट कहते हैं और एडोलसेंट जो शब्द है वो एडोलोसियर, एक लैटिन भाषा का शब्द है, एडोलोसियर उससे बना है और एडोलोसियर का अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो मित्रों, यहाँ साथ के साथ ध्यान दीजिए, आपने परीक्षा प्रणाली देखी होगी, पुराने पर्चे देखे होंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, एडोलसेंट शब्द कौन सी भाषा के शब्द से बना है? तो एडोलसेंट शब्द लैटिन भाषा के एडोलोसियर से बना है। एडोलोसियर का क्या अर्थ है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो ये एक ट्रांजिट पीरियड है, बाल्यावस्था और युवावस्था का संधि काल है। तो किशोरावस्था को बाल्यावस्था और युवावस्था का संधि काल बताया गया है। और स्टैनले हॉल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जो किशोरावस्था के लिए कहते हैं यह संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध का काल है। इसमें वीर पूजा की भावना, विद्रोह की भावना, काम शक्ति इत्यादि जो गुण हैं उसमें मैच्योरिटी की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इसलिए स्टैनले हॉल का जो कथन संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध का काल है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध उनका चिंतन है और उनका अनुसंधान है और उसके आधार पर उन्होंने कथन कहा है और बहुत ही प्रसिद्ध है। जहाँ साधारणतया परीक्षाओं में इसके बारे में इसकी चर्चा और इसकी व्याख्या पूछी जाती है, इसलिए हमें यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। किशोरावस्था की जो विकासात्मक विशेषताएं हैं उसमें पहली शारीरिक विकास। इस अवस्था में किशोर और किशोरियों में यौवन अवस्था आरंभ होने के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर शारीरिक विकास की दृष्टि से देखें, मानसिक विकास की दृष्टि से अगर इस पे देखें तो इमेजिनेशन, जिसको कल्पना कहते हैं, स्मृति, मेमोरी कहते हैं, तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग की बात, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन पावर, और दिवा स्वप्नों की बहुलता, डे ड्रीम्स, ये गुण सबसे ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। यह भी कई बार पूछा गया वह कौन सी अवस्था है जिसमें दिवा स्वप्न की बहुलता दिखाई पड़ती है? तो उत्तर है किशोरावस्था। दिवा स्वप्न
यहाँ पर वो अपनी शक्तियाँ जो उसने अर्जित की हैं और कई बार वो कल्पना में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की सोचता है और वो उन अपने सपनों में उस लक्ष्य को मैंने प्राप्त कर लिया, ऐसा वो महसूस करता है। और जब देखता है सपना टूटता है और उसे महसूस होता है अरे मैं तो वहाँ का वहाँ हूँ, लेकिन फिर एक वापस नई स्फूर्ति के साथ वह पुनः काम में लग जाता है। तो कभी-कभी दिवा स्वप्न भी उसको आगे बढ़ने की जो उसके भीतर जो क्षमता है, उस क्षमता में एक नई शक्ति का संचार करते हैं और ये दिवा स्वप्न केवल किशोरावस्था में दिखाई पड़ते हैं, अन्य किसी अवस्था में नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए मानसिक विकास की दृष्टि से अगर आप देखें तो जितने भी संज्ञानात्मक पक्ष हैं उसमें हमें यहाँ परिपक्वता दिखाई पड़ती है। कल्पना, स्मृति, तर्कशक्ति, निर्णय लेने की क्षमता एक चरम पर यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और इसके अलावा इसमें स्थिरता तथा समायोजन का अभाव पाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो विकास जो उसमें हो रहे हैं और वो जो शारीरिक विकास उसके भीतर इतने परिवर्तन लाते हैं कि कई बार उसके भीतर क्यों बनते हैं और उन क्यों के उत्तर उसे नहीं मिल पाते, तो वो संवेगात्मक दृष्टि से असंतुलित हो जाता है और इसलिए ऐसा लगता है कि वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। कई बार माँ बाप के सामने वो अनेकों प्रश्न कर लेता है, माता पिता के प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है, तो हम ये महसूस करते हैं कि अभी वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। वास्तव में उसके पीछे कारण वह होता है। इसलिए इसमें स्थिरता तथा समायोजन का अभाव पाया जाता है। इसलिए उसके व्यवहार में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। अब ये किशोरावस्था ऐसा काल है, हम प्रत्येक किशोर के लिए नहीं कहेंगे कि उसमें अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, लेकिन उसके भीतर ये शक्तियां हैं। अगर वातावरण उत्तम दिया तो अपराध प्रवृत्ति डेवलप नहीं होगी, दबी रह जाएगी, लेकिन वातावरण नकारात्मक मिल गया तो अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा। शिक्षक के रूप में हमें यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि यहाँ अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, हमें सावधान रहने की जरूरत है कि उसको नकारात्मक वातावरण न मिले। व्यवसाय की चिंता, चूंकि परिपक्व होने आ गया है, इसलिए अब उसे लगता है कि मैं कौन से व्यवसाय को प्राप्त करूंगा, तो मुझे मेरे भीतर कुछ व्यावसायिक कौशलों का विकास भी होना चाहिए। तो किस किस तरह की क्षमताएं उस बालक में व्यावसायिक दृष्टि से हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। मित्रता में हमें घनिष्ठता दिखाई पड़ती है। जो भी मित्र बनाएगा वो इस अवस्था में घनिष्ठ मित्र बनाएगा। रुचियों में परिवर्तन होंगे, फिर धीरे धीरे स्थायित्व आने लगेगा। जैसे किशोरावस्था समाप्ति की ओर पहुंचेगी, रुचियों में स्थिरता आने लगेगी। किसी एक रुचि की ओर प्रवृत्त होता वो हमें दिखाई पड़ेगा, लेकिन आरंभ में परिवर्तन होंगे और धीरे धीरे करते करते उसमें स्थायित्व आ जाएगा। काम शक्ति की परिपक्वता, सिगमंड फ्राइड कहते हैं, वहां काम शक्ति की शेषावस्था में तीव्रता बताई गई थी। देखिए दोनों शब्दों में फर्क है, वो काम शक्ति की तीव्रता है और ये काम शक्ति की परिपक्वता है, क्योंकि यहाँ पर वो आंगिक दृष्टि से उसमें सभी प्रकार के आंगिक परिवर्तन हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर काम शक्ति की परिपक्वता की स्थिति बनती है। हमें ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो किशोरावस्था का बालक है, यानी कि लगभग 11वीं और जो 12वीं का विद्यार्थी हमारे सामने है, उसको हमें उस दृष्टि से भी यहाँ पर उसकी उस विशेषताओं की दृष्टि से भी हमें जानते हुए हमें ऐसा वातावरण देने की आवश्यकता है। और हमें यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर वो अपने समूह को महत्व देता है। जिस समूह के साथ वो रह रहा है, उस समूह के द्वारा कही गई बात को ज़्यादा तवज्जो देगा बनिस्पत की माता पिता के द्वारा कही गई बात को। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई ऐसी स्थिति न बने जिससे उसे लगे कि मेरे समूह को महत्व नहीं दिया जा रहा है। ये एक निश्चित अवधि की अवस्था है और हमें कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कहीं वो भटक जाएगा। हाँ, हमें केवल वॉच रखना है, और लेकिन उसकी जो भीतर की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होगी तो संतुलित विकास होगा। इसलिए एक अध्यापक के रूप में हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ समूह को महत्व देता है, कोई बुरी बात नहीं है, समूह अच्छा होना चाहिए, बस हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। फिर देखें स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। किशोरावस्था में उसको लगता है कि नहीं, मेरी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मैंने जो प्राप्त किया है वो मैंने अपनी शक्ति से अर्जित किया है, मेरी अपनी योग्यता से अर्जित किया है, इसलिए
मुझे मेरी इस शक्ति का सम्मान होना चाहिए, इसलिए उसमें स्वतंत्रता की भावना होती है, विद्रोह की भावना होती है। अगर उसकी बात को नहीं स्वीकारा जाएगा तो विद्रोह पर भी उतर आ सकता है। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि इंडिविजुअलिटी वो चाहता है, एबिलिटी का सम्मान चाहता है, तो दीजिए। अगर क्षमताएं हैं और प्रकट कर रहा है तो आपको उसको क्षमता को सम्मान देने में हर्ज क्या है। इसलिए एक अध्यापक के रूप में हमें ये मानना चाहिए कि अब वो बच्चा नहीं रहा, अब वो अब विकसित हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, यद्यपि विद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन हमें उससे पूर्ण सम्मान देते हुए उसकी योग्यताओं को सम्मानित करते हुए हमें उसे आगे बढ़ने के लिए वातावरण देना चाहिए। उसके स्वाभिमान की भावना विकसित होती है, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास करता है, सत्य पे विश्वास करता है। आप अंधानुकरण नहीं, धर्म में विश्वास करना अलग बात है और अंधानुकरण करना अलग बात है। वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा से यहाँ तात्पर्य है, आपने देखा होगा कि किशोरावस्था में कई बार कोई व्यक्ति विशेष उसको पसंद आ जाता है, मतलब उसके गुण, उसके रहने करने का तरीका, उसके उठने बैठने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसकी बाल स्टाइल, न जाने क्या चीज़ उसको समझ में आ जाए और वो उसके दिमाग में, जहन में अगर बैठ गया तो उसके जैसा ही अपने आप को बनाने की कोशिश करता है, दुनिया चाहे कितना भी उसका विरोध करे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह भी एक निश्चित अवधि की स्थिति है, किशोरावस्था में कुछ समय के लिए आती है और उसके बाद स्वतः जब उसकी रुचियों में स्थायीपन आने लगेगा, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार होने लगेगा तो स्वतः वो भूल जाएगा। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, साइलेंटली वॉच रखने की आवश्यकता है कि कहीं नकारात्मक स्थिति में नहीं जाए। लेकिन अगर ये गुण प्रकट होता है तो हमें मान के चलना चाहिए कि किशोर अवस्था का गुण है, आया है, चला जाएगा। स्वाभिमान की भावना, उसका स्वाभिमान उसके भीतर उत्तम बनता चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने सब अपनी योग्यताएं प्राप्त कर ली हैं। तो ये सारे गुण हैं, वो सारे गुण अगर हम एक अध्यापक के रूप में अच्छी तरह से समझ सके और अध्यापक के रूप में समझते हुए बहुत अच्छा उत्तम होगा कि उसके अभिभावकों को भी हम शिक्षित कर सकें कि आपका बालक किशोर अवस्था में आ चुका है और आपको यहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता है। घर में भी आपको इसी तरह का वातावरण देना है जैसे कि वो आपका मित्र है, तो आप निश्चित रूप से उसमें सकारात्मक अभिवृद्धि आपको दिखाई पड़ेगी। इसलिए एक शिक्षक के रूप में बालक का तो विकास कीजिए, लेकिन अभिभावकों को भी शिक्षित कीजिए। तो शिक्षा, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, ये तीनों पक्षों के लिए भी हमें शिक्षा देने की आवश्यकता है। धार्मिक और नैतिक विकास के लिए शिक्षा, वैयक्तिक विभेदों के अनुरूप शिक्षा, हर एक का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, कभी तुलना मत कीजिए, आप कभी मत कीजिए देख उसको, ऐसा कभी मत कीजिए। देख उसको तो उसकी अपनी विशेषता है, इसकी अपनी विशेषता है, इसके व्यक्तित्व की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक शिक्षक के रूप में आपका दायित्व है कि उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप समझें और उसके अनुरूप एक उत्तम वातावरण दें। और चूंकि शारीरिक परिवर्तन एक प्रकृति की स्थितियां उसके सामने हैं और प्राकृतिक रूप से परिवर्तन होते हैं, तो हमें यहाँ पर अगर यौन शिक्षा भी देने की आवश्यकता है और महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से किशोरावस्था में हमें ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए। और जिन स्थितियों में वो तार्किक और चिंतन की दृष्टि से चूंकि यहाँ पर परिपक्व हो चुका है, इसलिए हमें ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे अपने उन कॉग्निटिव पावर जो उसके अंदर उत्तम रूप से आ चुके हैं, सर्वोत्तम रूप से आ चुके हैं, उनका उपयोग करते हुए वह अधिगम कर सके। दोस्तों, हमने यहाँ पर किशोरावस्था में उसके विकास के गुणों की दृष्टि से कैसी शिक्षा देनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए बिंदुवार चर्चा की है। हमें कोई अतिरिक्त यहाँ पर ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही भीतर से ही विकसित हो चुका है, भीतर से ही उसके अंदर सारी क्षमताएं आ चुकी हैं। हमें तो केवल वातावरण देने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से हमने उसके विकासात्मक गुणों और शिक्षा की परिस्थितियों को संतुलित करते हुए, समन्वित करते हुए हमने शैक्षिक परिस्थितियों की चर्चा यहाँ पर की। तो मित्रों, आज हमने ये जानने की कोशिश की कि किशोरावस्था एक संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था जो स्टैनले हॉल कहते हैं, वह कितना सत्य है और कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किस तरह से उसके भीतर की जो क्षमताएं हैं, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, वो सारे के सारे विकास किस तरह से
कार्य करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके विभिन्न विशेषताओं को समझा, जाना और उसके आधार पर कैसी शैक्षिक व्यवस्थाएं हमें करनी चाहिए उसको भी हमने समझने की कोशिश की। मुझे लगता है कि विद्यालय में जिन अध्यापकों को ऐसे परिपक्व बालक जो किशोरावस्था की के बालक मिलते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हुए विद्यालय की परिस्थितियाँ बनानी चाहिए, उन सभी अध्यापकों को आज की चर्चा में मदद मिल सकेगी। उसी आशा के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और यह मैं अपेक्षा करता हूँ कि अध्यापक विद्यालय परिस्थितियों में इसका उपयोग कर सकेंगे। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।